1526 ईस्वी में भारतवर्ष की दशा कैसी थी बेटा, इस पे फोकस करेंगे आज। दिल्ली का राज्य यानी राजनीतिक अवस्था और दिल्ली का राज्य 16वीं शताब्दी के प्रथम ढाई दशकों में हमारे देश की राजनीतिक अवस्था 11वीं शताब्दी के उन आरंभिक वर्षों की अवस्था से मिलती जुलती थी, जब भारतवर्ष का विशाल देश आपस में झगड़ने वाले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। इन दो काल विशेषों की अवस्था में ध्यान देने योग्य एक प्रमुख अंतर यह था कि 11वीं शताब्दी में तो देश में स्वदेशी शासकों का शासन रहा, किंतु 16वीं शताब्दी में देश में बहुत सी विदेशी शासकों का भी शासन हो गया। दिल्ली की सल्तनत, जिसका हास्य मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल से ही आरंभ हो गया था, अब सारे देश पर प्रभुत्व और प्रभाव जमाए रखने योग्य नहीं रही थी। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसका राज्य विस्तार दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर तथा बिहार के कुछ भाग तक था, जो बयाना और चंदेरी के आगे नहीं बढ़ सका। इब्राहिम लोदी मूर्ख और हठी राजा था। वो अपने अफगान सामंतों के चरित्र और स्वभाव को भी न समझ सका था। राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास रखने के कारण उसने अपने दरबार में कठोर राजकीय अनुशासन और रीति नीति स्थापित करने की चेष्टा की। उन स्वाभिमानी अफगान सरदारों को, जो उसके बाप और दादा के साथ समान भाव से शाही कालीनों पर बैठते आए थे, उसके दरबार में अत्यंत साधारण एवं क्षुद्र स्थिति में हाथ बांधे खड़े रहना पड़ता था। सुल्तान ने यह घोषित कर दिया कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है और उसके जितने साथी सरदार हैं वे सब उसके मातहत और नौकर हैं। जब उक्त अफगान सरदार अपने पुश्तैनी अधिकार की बात को लेकर सिर उठाते तो उन्हें कठोर दंड देकर दबा दिया जाता था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि ऊंचे रुतबे के बहुत से लोदी, लोहानी, फरमूली और नियाजी अफगान सरदारों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया, लेकिन यह विद्रोह फौज की सहायता से कुचल दिया गया। इससे चारों ओर आतंक और अव्यवस्था का वातावरण छा गया। सुल्तान के चाचा आलम खां लोदी ने दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार जताया और कुछ असंतुष्ट विद्रोही सरदारों को उसे सहयोग समर्थन भी प्राप्त हुआ। दौलत खां लोदी ने, जो पंजाब का सूबेदार था, सुल्तान की शक्ति और अधिकार की अवज्ञा करते हुए अपने को बिना ताज का बादशाह बना लिया। बिहार के बहुत से सरदार दरिया खां लोहानी के झंडे के नीचे आ गए और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे बहार खां या बहादुर खां ने तो अपने स्वाधीन शासक होने की घोषणा भी कर दी। जौनपुर में भी आसिर खां लोहानी और मारूफ फरमूली के नेतृत्व में अफगानों ने विद्रोह खड़ा कर दिया। इस प्रकार लोदी राज्य विद्रोह और अशांति की आग से बुरी तरह क्षुब्ध हो उठा और सुल्तान की मान प्रतिष्ठा भी बहुत कुछ कम हो गई। इस टाइम बंगाल की सिचुएशन क्या थी? 1526 में बंगाल की सिचुएशन क्या थी, इस पर भी थोड़ी सी झलक हमको डालना आवश्यक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी के समय से बंगाल हुसैनी राजवंश के नीचे एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। इस राजवंश का पहला राज्य अलाउद्दीन हुसैन, जिसका पीरियड 1493 से 1519 ईस्वी है, अत्यंत सुयोग्य शासक था। उसने अपने राज्य की सीमाएं उड़ीसा तक बढ़ा ली और आसाम की सीमा पर स्थित कूच बिहार के कामतपुर को अपने कब्जे में कर लिया। जौनपुर के हुसैन शाह सरगी को शरण देने के कारण दिल्ली में के सिकंदर लोदी के साथ उसका संघर्ष हो गया, लेकिन शीघ्र ही उससे संधि करनी पड़ी और बिहार की पूर्वी सीमा तक दिल्ली राज्य का विस्तार मारने की स्वीकृति दे दी। उसका लड़का नुसरत शाह बाबर का समसामयिक था, उसके साथ भी उसे संधि करनी पड़ी थी। नुसरत शाह योग्य शासक था। बंगला साहित्य से उसे विशेष अनुराग था, चूँकि बंगाल का रहने वाला था। उसकी आज्ञा से महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया। प्रांत सुख और समृद्धि से परिपूर्ण था और जनता संतुष्ट कही जा सकती थी। मतलब बंगाल उस टाइम। मालवा की सिचुएशन क्या थी? मध्य भारत में 3 प्रमुख राज्य अपनी अपनी प्रभुता के लिए आपस में झगड़ रहे थे। ये राज्य थे मालवा, गुजरात और मेवाड़। 16वीं शताब्दी के आरंभ में मेवाड़ ने अपनी स्थिति और प्रभाव काफ़ी बढ़ा लिया था, लेकिन मालवा की स्थिति कुछ बिगड़ गई थी और अब इसकी गणना द्वितीय श्रेणी के राज्यों में की जाती थी। मालवा का राज्य दिलावर खां गोरी की अध्यक्षता में स्वतंत्र हो गया था। 1435 ईस्वी में गोरी के वजीर महमूद खां ने राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया और खलजी राजवंश की नींव डाली।
महमूद खलजी एक योग्य और उत्साही शासक था। बाबर का समसामयिक महमूद द्वितीय मालवा का शासक था, लेकिन वह अयोग्य था। इसके राज्यकाल में मालवा पर एक वीर राजपूत सरदार मेदिनी राय का अत्यधिक प्रभाव हो गया और उसे मंत्री पद सौंप दिया गया। राज्य में विश्वास और उत्तरदायित्वपूर्ण अनेक प्रमुख पदों पर उसने अपने साथी संगियों को ला बिठाया। मेदिनी राय के इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से वहाँ के मुसलमान सरदार भड़क उठे और उन्होंने गुजरात के सुल्तान की सहायता से उसे पराजित कर निकाल बाहर करने का प्रयत्न किया। उधर मेदिनी राय ने मेवाड़ के राणा सांगा की सहायता ली। राणा ने महमूद द्वितीय को परास्त कर बंदी बनाया और चित्तौड़ ले गया, लेकिन राजपूती शान और उदारता के अनुकूल ही वहां जाकर उसने अपने राजबंदी को मुक्त कर दिया और ससम्मान उसका राज्य उसे वापस कर दिया। लेकिन यह उदारता भी मालवा की रक्षा नहीं कर सकी। राज्य के अंदर अंतविग्रह की आग भड़क रही थी। गुजरात की सिचुएशन इस टाइम क्या थी? गुजरात प्रांत ने दिल्ली से अपना संबंध उस समय विच्छेद कर लिया था। मतलब दिल्ली उस टाइम भी भारत का एक गढ़ माना जाता था। जब 1401 यानी 1401 ईस्वी में जफर खां, जो मुसलमान धर्म में दीक्षित हुए एक राजपूत बाप का बेटा था, अपने को स्वतंत्र घोषित कर मुजफ्फर शाह के नाम से तख्त पर बैठा। इस राजवंश का सबसे अधिक योग्य राजा महमूद बेगरा 1458 से 1511 ईस्वी था। बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था, जो 1511 ईस्वी में महमूद बेगरा का उत्तराधिकारी बना। अपने शासनकाल में उसे अपने अनेक बैरियों से मोर्चा लेना पड़ा। मेवाड़ के राणा सांगा के साथ भी उसका संघर्ष हुआ और उसे पराजित होना पड़ा। अप्रैल 1516 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद कुछ समय तक अशांति छा गई, जिससे गुजरात की शक्ति बहुत कुछ छीड़ हो गई। जुलाई 1526 ईस्वी में उसका लड़का बहादुर शाह राजा बना और आगे चलकर यह महत्वाकांक्षी, सुयोग्य और सफल शासक सिद्ध हुआ। इस टाइम मेवाड़ की सिचुएशन क्या थी, इसमें भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, राजस्थान में विस्तृत और परम शक्तिशाली राज्य था। इस राजघराने के लोग अपने को गुहिलवंशी मानते थे और 8वीं शताब्दी से ही उन्होंने चित्तौड़ और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। इस राजवंश में बहुत से श्रेष्ठ और सुयोग्य शासक हुए, जिनमें राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अपने राज्य की सुरक्षा के निमित्त उसने अनेक किलों का निर्माण कराया और अपनी राजधानी में बहुत सी शानदार इमारतें बनवाकर इसकी शोभा भी बढ़ाई। उसने मालवा के सुल्तान को पराजित किया और सारे मध्य भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिया। बाबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ के सिंहासन पर राणा संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से विख्यात है, विराजमान था। वह एक रणकुशल और वीर योद्धा था। 100 युद्धों में भाग लेने के फलस्वरूप उसके शरीर पर तलवार, भाले और बर्छी के 80 घावों के चिन्ह थे। क्या बात है! टाँड़ एक इतिहासकार है। टाँड़ ने उसे सैनिक का भग्नावशेष कहा है, क्योंकि जीवन में निरंतर युद्धों में भाग लेते हुए उसकी एक आंख और एक बाँह जाती रही थी और एक पैर से वह लंगड़ा भी हो गया था। क्या बात है! राणा सांगा केवल एक योद्धा ही नहीं, वरन एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था, जो गुण प्राय राजपूत सरदारों में नहीं पाया जाता था। सांगा ने चतुराई से अपनी कुल मर्यादा से लाभ उठाकर राजस्थान के अन्य राज्यों में राजनीतिक प्रधानता स्थापित कर ली थी। देश के राजपूतों की दृष्टि में कुल की मान मर्यादा को धीरे धीरे बढ़ाकर राजस्थान में उसने अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित कर ली थी। लगभग 200 राजपूत सरदार उसके पक्के अनुयायी थे। क्या बात है! सबका समर्थन प्राप्त था। राणा सांगा की सबसे बड़ी आकांक्षा दिल्ली पर हिंदू राज्य स्थापित करने थी। क्या बात है! अपनी इस आकांक्षा को फलीभूत देखने के लिए ही कहा जाता है कि उसने बाबर को इब्राहिम लोदी के राज्य पर आगरा की ओर से हमला करने की राय दी थी, जबकि स्वयं बाबर ने उत्तर की ओर से उस पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी। इस प्रकार राणा सांगा उत्तरी भारत का एक महान शासक सिद्ध हुआ। संपूर्ण देश के राजाओं में उसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंध पर इस टाइम सिचुएशन क्या थी? सिंध की, जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के पश्चात सिंध प्रांत स्वाधीन हो गया था। 16वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों में इसकी स्थिति बड़ी शांत रही। शुमरा राजवंश, जिसने 14वीं शताब्दी के मध्य में अपनी शासन व्यवस्था कायम की थी, अब पतन को प्राप्त हो चला था।
कंधार का गवर्नर शाह बेग अरगों, जिसे बाबर बुरी तरह दबाए हुए चला आ रहा था, सिंध प्रांत पर अपनी प्रलुब्ध दृष्टि लगाए हुए था। 1516 ईस्वी में जब बाबर ने उसे कंधार छोड़ने के लिए विवश कर दिया तो वह सिंध की ओर बढ़ा। सुमरों को उसने परास्त कर दिया और सारे प्रांत पर अधिकार जमा लिया। उसके लड़के शाह हुसैन ने राज्य को संगठित करने की चेष्टा की और कुछ समय बाद मुल्तान को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। बाबर के आक्रमण के समय सिंध प्रांत में अरगों की शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ा चढ़ा था। यही हाल राजपूती फौजों का था, चाहे वे राणा सांगा की फौजें रही हों अथवा अन्य किसी हिंदू राजा की। हमारी सेनाएं परंपरागत 4 भागों में विभाजित रहती थी और उसके अभियान की गति क्षीण होती चली थी। यह गतिशीलता ही दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल की फौजों की विशेषता रही थी। हमारे फौजी अधिकारी और सैनिकगण युद्ध कार्यों में पुराने जमाने के दकियानूसी नियम कायदे काम में लाते थे। उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रदेश की रक्षा हेतु वहाँ पर सैन्य शक्ति बढ़ाने की ओर से बिल्कुल उदासीनता दिखाई देती थी। इस प्रकार इस युग में हमारे देश की अन्य सैनिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। पंजाब की स्थिति क्या थी? पंजाब का प्रांत वास्तव में दिल्ली सल्तनत का नाम मात्र का ही अंग था, किंतु इसके गवर्नर दौलत खां लोधी के संबंध में सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ अच्छे नहीं थे और इस प्रकार से वह स्वयं ही बादशाह बन बैठा। उसके लड़के दिलावर खां ने, जो दिल्ली से किसी प्रकार निकल भागा था, सूचना दी कि सुल्तान के दिल में उसके खिलाफ बहुत ही बुरे इरादे हैं और वर्तमान झगड़ों को निपटाकर वह पंजाब की ओर ध्यान देने की सोच रहा है। इस समाचार से बुरी तरह भयभीत हो और अपनी रक्षा के विचार से दौलत खां अपने को पूर्ण स्वतंत्र करने की तैयारी करने लगा और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने बाबर को निमंत्रण भेजा। समझ गए? जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इसकी चर्चा करता हूँ। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत किसी विदेशी आक्रमणकारी से मोर्चा लेने के योग्य नहीं था। क्या बात है! कश्मीर की सिचुएशन क्या थी? पंजाब के उत्तर पश्चिम में कश्मीर का स्वतंत्र राज्य था। यहाँ के हिंदू राजा के यहाँ शाह मिर्जा नाम के एक वीर योद्धा ने नौकरी कर ली और धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा कर 1339 ईस्वी में उसने कश्मीर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और मुसलमानी राजवंश की नींव डाली। कश्मीर का सबसे अधिक उल्लेखनीय सुल्तान जैनुल अबादीन हुआ, जिसका कई बार जिक्र आता है मेंस वगैरह में कि जैनुल अबादीन वगैरह के शासन के बारे में लिखी है। अपनी राजनीति में इसने धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृत साहित्य के संरक्षक होने का परिचय दिया और इन्हीं कारणों से उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1470 में उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में सर्वरत अव्यवस्था और अराजकता फैलने लगी। दिल्ली से बहुत दूर बसे होने और साथ ही यहाँ की आंतरिक अवस्था बिगड़ी होने के कारण उत्तरी भारत की राजनीति में कश्मीर का कोई विशेष प्रभाव कभी नहीं देखा गया। उड़ीसा की स्थिति क्या थी ये भी देख लेते हैं। उड़ीसा का हिंदू राज्य बहुत विशाल था और इसके शासक शक्तिशाली हुआ करते थे। अभी तक दिल्ली का कोई भी सुल्तान इस पर अपनी सत्ता अच्छी तरह नहीं जमा पाया था। उत्तरी भारत की राजनीति में उड़ीसा का कोई विशेष प्रभाव भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसके द्वारा एक प्रयोजन की सिद्धि अवश्य होती रही। बंगाल के दक्षिण की ओर बढ़ने में यह सदैव एक रुकावट के रूप में सिद्ध हुआ। खानदेश की स्थिति क्या थी? देखो, खानदेश कौन था? 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ताप्ती नदी की घाटी में बसा हुआ खानदेश राज्य स्वतंत्र हो चुका था। मलिक राजा फर्की ने यहाँ के राजवंश की नींव डाली थी और स्वयं त्यागपत्र देकर 1399 ईस्वी में स्वर्गवासी हुआ था। आरंभ से ही गुजरात का सुल्तान खानदेश पर अपनी सत्ता जमाने के प्रयत्न में था। फलतः ये दोनों राज्य सदैव आपस में लड़ते झगड़ते रहे। 1508 ईस्वी में दाऊद की मृत्यु के बाद खानदेश के सिंहासन के लिए 2 विरोधी उत्तराधिकारियों में विग्रह आरंभ हो गया, जिसके कारण सारे राज्य में घोर अव्यवस्था छा गई। इन 2 उत्तराधिकारियों में एक का समर्थन अहमदनगर कर रहा था और दूसरे का समर्थन गुजरात कर रहा था। अंत में गुजरात का सुल्तान महमूद बेगरा अपने उम्मीदवार आदिल खां तृतीय को खानदेश के सिंहासन पर बैठाने में सफल हुआ। आदिल खां 25 अगस्त 1520 ईस्वी को मर गया और उसका बेटा महमूद प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुआ।
दिल्ली से दूर होने तथा इसकी आंतरिक स्थिति भी ठीक न होने के कारण इस युग की राजनीति में खानदेश का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा है बेटा। दक्षिण भारत का राज्य, दक्षिण का राज्य कैसा था? मोहम्मद बिन तुगलक के अत्याचारपूर्ण शासन के विरोध स्वरूप 1347 ईस्वी में दक्षिण के प्रसिद्ध बहमनी राज्य की स्थापना हुई। इसका विस्तार उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्ण नदी तक था। अनेक सुयोग्य शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया और यह सब दक्षिण में सब बसे विजयनगर के हिंदू राज्य से बराबर लड़ते झगड़ते रहे। 1481 ईस्वी में महमूद गंवा नामक सुयोग्य मंत्री की हत्या के बाद बहमनी राज्य की शक्ति क्षीण होनी आरंभ हो गई और इस राज्य के भग्नावशेष पर 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ये थे बरार राज्य, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ये 5 सल्तनत थी। विजयनगर की स्थिति क्या थी? विजयनगर का राज्य देश के प्रमुख हिंदू राज्यों में से एक था। बाबर के समय यहाँ का राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर के जितने राजा हुए उन सब में यही महान था और इस युग के सर्वश्रेष्ठ शासकों में इसकी गणना की जाती है। किसकी? कृष्णदेव राय की। रणकुशल वीर योद्धा होने के साथ साथ उसने अपने विरोधियों को पराजित कर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। वह साहित्य और कला का सुसंस्कृत संरक्षक भी था। उत्तरी भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का राज्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से केवल से श्रेष्ठ और संपन्न था। विदेशी यात्री और राजदूत यहाँ के धन धान्य और अपार ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गए जाते थे। यद्यपि उत्तरी भारत की राजनीति में विजयनगर का कोई विशेषांक कभी नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी फार रीचिंग था, कभी काफ़ी दूर था। तथापि दक्षिण की ओर मुसलमान आक्रमणकारियों को बढ़ने से रोकने में इसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। इसी कारण यह दक्षिण भारत के प्राचीन धर्म और संस्कृति की रक्षा करता रहा, क्योंकि कृष्णा नदी से बिल्कुल साउथ में था, बिल्कुल किनारे में, इसलिए यहाँ शासकों का पहुँच पाना बड़ा मुश्किल होता था। उपयुक्त राज्य महत्वाकांक्षी होने के कारण अपनी अपनी सत्ता और श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील थे और इसी उद्देश्य से वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहे। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों की वीरता ने न केवल आंतरिक रूप से छिन्न भिन्न दिल्ली सल्तनत के सीमा विस्तार को रोकने में सफलता प्राप्त की, बल्कि दिल्ली के ऊपर राजपूत राज्य स्थापित करने की इनकी आकांक्षा ने दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेवाड़ के सिसोदियों द्वारा सुल्तान इब्राहिम को बुरी तरह पराजित होना पड़ा था कि अपने विजय अभियान पर आगे बढ़ने के तमाम आयोजन उसे त्याग देने पड़े। मध्य भारत में मालवा और गुजरात के दोनों मुसलमान राज्यों को चित्तौड़ के राणा द्वारा बहुत हानि उठानी पड़ी थी। पूर्व में बंगाल के मुसलमानी राज्य को आसाम और उड़ीसा के हिंदू राजाओं ने आगे बढ़ने से रोक दिया था और दक्षिण के विजयनगर राज्य के बहमनी राज्य और उसके बाद स्थापित बरार, बीजापुर आदि उत्तराधिकारी राज्यों को दक्षिण की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया था। इस प्रकार भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में तुर्क, अफगान तथा अन्य देसी मुसलमान शासकों की इस तरह नाकेबंदी कर दी गई कि उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी ही लड़ना पड़ रहा था, साम्राज्य के लिए नहीं। समझ गए? अब इस टाइम सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी 1526 के भारत की, इस पे थोड़ा सा एक आख्यान डालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के डेवलप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था क्या थी 1526 ईस्वी की? सामाजिक दृष्टि से इस समय हमारा देश संक्रांति काल में होकर गुजर रहा था, मतलब ट्रांजिशनल में। तुर्क अफगान शासक और उनके अनेक देसी मुसलमान अनुयायियों ने दीर्घकाल से भारतीय लोगों के साथ और भारतीय वातावरण में रहते चले आने के कारण धीरे धीरे विदेशी रीति नीति और आचार व्यवहारों को त्याग कर भारतीयता का बाना पहनना आरंभ कर दिया था, मतलब इंडियनाइजेशन हो गया था। इस्लाम धर्म में दीक्षित हुए यहाँ के लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी और इनके कारण भी मुसलमान समाज की संख्या का भी निरंतर विकास होता रहा था, जो आज भी आप देख सकते हैं। युद्ध और शांति के समय तथा शासन संबंधी राजकार्यों में सहयोग देने के कारण यहाँ की जनता और शासक वर्ग के लोगों में एक दूसरे को समझने और परस्पर निकट आने का भाव उदय हो रहा था। फिरोज तुगलक की मृत्यु के समय से सिकंदर लोदी को छोड़कर दिल्ली में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो हिंदू मुसलमानों को इस तरह एक दूसरे के समीप आने से रोक सकता। क्या बात है! दिल्ली को छोड़कर अन्य प्रांतीय राज्यों में इस प्रकार से भाईचारे का अधिक विकास हो रहा था। विशेष रूप से कश्मीर और बंगाल में
तो यहाँ के सुसंस्कृत सुल्तान धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृत तथा अन्य आधुनिक भाषाओं के संरक्षण की नीति बरत रहे थे। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबादीन 1420 से 1470 ने न केवल अनेक निर्वासित ब्राह्मण परिवारों को ही वापस बुलाया, बल्कि उसने बहुत से विद्वान पंडितों को अपनी राज्यसभा में उचित स्थान भी दिया। उन्हें धर्म संबंधी पूरी स्वतंत्रता दे दी और उनसे जजिया कर भी लेना बंद कर दिया। उसने अपने राज्य में गौ हत्या बंद करवा दी और अपने दरबार में संस्कृत और हिंदी के कुछ विद्वानों को भी स्थान दिया। इस सुयोग्य शासक के राज्यकाल में, जिसे कश्मीर का अकबर के नाम से भी ठीक ही पुकारा जाता है, लोग प्रसन्न और संतुष्ट थे और समानता के जीवन का सुख ले रहे थे। इसी तरह बंगाल में भी वहाँ का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 अत्यंत लोकप्रिय शासक हुआ और उसने हिंदू मुसलमान के भेदभाव को आश्रय नहीं दिया। उसका लड़का नसीरुद्दीन नुसरत शाह 1518 से 1533 बंगला साहित्य का बड़ा संरक्षक था और हिंदू विद्वानों पर वह सदैव अनुकंपा करता था, मतलब दया। दूसरे प्रांतों की अवस्था में भी कोई अधिक अंतर नहीं था। हाँ, यद्यपि कभी कभी कोई कट्टर धर्मांध मुसलमान शासक पूर्व काल के दिल्ली सुल्तानों का अनुकरण कर धार्मिक भेदभाव और अत्याचारों की नीति भी बरतता था, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता भी कम होती दिखाई दे रही थी। इसका कारण यह था कि देश के अन्य भागों में हिंदू राजाओं की शक्ति, सामर्थ्य और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और पूर्वकालीन तुर्क विजेताओं की भूली हुई कट्टर रीत नीति और परंपराओं को 16वीं शताब्दी के इस प्रथम चरण में पुनः व्यवहार में लाना खतरे से खाली नहीं था। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली सल्तनत की गिरती हुई अवस्था और हिंदू मुसलमानों में बढ़ते हुए परस्पर प्रेम भाव को ध्यान में रखकर 16वीं शताब्दी के आरंभ से कुछ पूर्व हिंदू धर्म इस्लाम और उनके अनुयायियों के बीच की खाई को पाटने का एक स्तुत्य प्रयत्न किया गया था। भक्ति धारा के बाद संत सुधारकों जैसे कबीर 15वीं शताब्दी के प्रथम ढाई दशक और नानक 1469 से 1538 ने विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और लोगों को समझाया कि दोनों धर्मों के रास्ते हैं और अंत में दोनों धर्मों के दो रास्ते हैं और अंत में एक ही जगह ले जाएंगे। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग उनके अनुयायी थे। किसके? कबीर और गुरु नानक के। इस ऐक्य आंदोलन द्वारा ही हमारे इतिहास में पहली बार दो पृथक जातियों को परस्पर एक दूसरे के निकट लाने का गुरुतर कार्य आरंभ हुआ। इस्लाम धर्म के अंतर्गत सूफी संतों ने भक्ति धारा के संतों के उद्देश्य के साथ एकमत को उद्देश्य देना आरंभ किया। बहुत से हिंदू मुसलमान संतों और फकीरों की सेवा सत्कार करने लगे और बहुत से मुसलमान हिंदू साधु संतों और योगियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगे। इसका मतलब है कि उस टाइम मेल मिलाप की नीति अपनाई जा रही थी। समझ लो अच्छे से। सल्तनत के प्रारंभिक दिनों में भी राजनीति और शासन में पृथकता का भाव अविचारणीय था। 16वीं शताब्दी के आरंभ होने से कुछ समय पहले के दोनों जातियों के पारस्परिक सहयोग भाव का परिचय उस काल के साहित्य द्वारा भी मिलता है। अन्य प्रांतों में जिन लोगों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था, उन्होंने वहाँ की भाषा को ही अपनी मातृभाषा माना। उत्तर और दक्षिण में तुर्क अफगान शासकों तथा जनता में बोलचाल और व्यवहार का माध्यम उर्दू भाषा हो गई। भक्ति आंदोलन द्वारा प्रांतीय और स्थानीय भाषाओं, विशेषकर बंगला, हिंदी, मराठी और मैथिली के विकास में बहुत प्रोत्साहन मिला। इस युग में इन भाषाओं में बहुत सी रचनाएं लिखी गईं जिन्हें आजकल उच्च कोटि की कृति क्लासिकल माना जाता है। जहां उन प्रांतीय में स्थानीय भाषाओं का संरक्षण हुआ, वहां इनकी जननी संस्कृत भाषा की उपेक्षा नहीं की गई। कुछ सूबों के मुसलमान राजाओं के दरबारों में ऐसे कई विद्वान पदाधिकारी रहते थे जो संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। उदाहरण, बंगाल के शासक हुसैन शाह के मंत्री के रूप में रूप गोस्वामी ने संस्कृत में कई रचनाएं लिखी, जिनमें विदग्ध माधव और दलित माधव उल्लेखनीय है। स्थापत्य कला ने हिंदू मुसलमानों के सहयोग और संयुक्त प्रयत्नों से यथेष्ट उन्नति की। अन्य ललित कलाओं में भी यही सहयोग भावना विद्यमान है। आर्थिक अवस्था क्या थी 1526 की, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि 1526 इसलिए हमें समझना है क्योंकि 1526 से मुगल भारत की झलक हमें यहाँ से मिलती है। मुगल भारत की
विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों द्वारा देश की धन संपत्ति अपहरण कर लेने और अपने देशों में ले जाने पर भी 16वीं शताब्दी के आरंभ में हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण था। दिल्ली, आगरा और ग्वालियर को जीतते समय जो अपार धनराशि बाबर के हाथ लगी, उसका ध्यान कर हम सचमुच आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हमारे मध्ययुगीन पूर्व पुरुषों में धन पैदा करने और उसके संचय की कैसी विलक्षण शक्ति और प्रवृत्ति थी। इस युग में कृषि की अवस्था भी बड़ी अच्छी थी। यद्यपि बाबर ने यह लिखा कि हिंदुस्तान के गांव थोड़े थोड़े समय में ही आबाद और बर्बाद हो जाते हैं। जब जब कृषि की ओर उचित ध्यान और कृषकों को समुचित प्रोत्साहन दिया जाता था, खेतों खलिहानों में फसलों का अपार वैभव नाचता हुआ दिखाई देता था। किंतु किसी युद्ध अथवा राज्य परिवर्तन के समय दूर दूर तक विनाश और विध्वंस भी दिखाई देता था। साधारण समय में हमारे किसान ऐसी फसलें तैयार करते थे कि अपनी आवश्यकता पूर्ति के बाद बचा हुआ अनाज विदेशों में भेज दिया जाता था। देश के अंदर व्यापार वाणिज्य खूब होता था। चीन, मलाया तथा प्रशांत महासागर के अन्य देशों से समुद्र के द्वारा हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित था। मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत और भूटान देशों से भूमार्ग से व्यापारी आते जाते थे और बहुत अच्छा व्यापार चलता था। देश के बहुत से भागों में अनेक प्रकार के उद्योग जैसे सूती, ऊनी, रेशमी कपड़े तैयार करना, शक्कर बनाना, अनेक प्रकार की धातुएं और कागज़ तैयार करना आदि पाए जाते थे। उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के लोग संपन्न और विलासप्रिय थे। निम्न श्रेणी के साधारण जन वैसे तो निर्धन थे, लेकिन अनाज की कमी न होने और उनकी आवश्यकताएं सीमित रहने के कारण उन्हें रोटी कपड़े का कष्ट नहीं था। संक्षेप में हमारा देश धन संपदा से इस प्रकार भरपूर था कि यहाँ की उष्ण जलवायु और गर्मियों में चलने वाली भयंकर लुओं से परेशान होकर बाबर जैसे सुरुचि संपन्न शासक ने भी अपनी डायरी में लिखा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की सिक्कों के रूप में अथवा अन्य रूपों में संचित अपार स्वर्ण राशि है। सैन्य स्थिति कैसी थी, थोड़ा सा 2-4 लाइन में। धन धान्य से परिपूर्ण होने पर भी हमारे देश की सैन्य शक्ति निर्बल थी। क्या बात है। 16वीं शताब्दी के आरंभिक 25 वर्षों में देश के अंदर जो राजनीति का व्यवस्था फैली रही, उसके परिणाम स्वरूप संगठित रूप से देश रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो पाया। यद्यपि सैनिक प्रतिभा की हमारे देश में कमी नहीं थी, तथापि दूसरे देशों की सैन्य संबंधी उन्नति और उनके रण कौशल के सामने हम पिछड़े हुए थे। ईरान और अफगानिस्तान ने गोला बारूद की कला पश्चिमी देशों से सीख ली थी। क्या बात है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तरी भारत के किसी भी हिंदू अथवा मुसलमान राजा ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए हम हारते रहे। लोधी सुल्तानों के अंतर्गत दिल्ली की फौज का संगठन एक सुसंगठित राष्ट्रीय सेना के रूप में न रहकर फिरकेवा राना एक शब्द है, ढंग से हुआ था। यह नियम सा हो गया था कि फौज का सैनिक सुल्तान का आदेश मानने से पहले अपने ऊपर के नायक की बात सुनता और मानता था। तो इस प्रकार से हमने पूरे 1526 के मुगल भारत की एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा को देखा, जो कि आपके हिस्ट्री के अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके इतिहास की समझ को विकसित करने के लिए और अपनी वोकैब को, अपनी हिंदी भाषा की शैली को डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।